कैलेंडर है वो राजस्थान के लिए जारी कर दिया। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है 27 तारीख से उन्होंने उसका कैलेंडर जारी कर दिया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं क्या चीज होती है। 2002 में लास्ट टाइम हमारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुई थी, जिसके बीच में जितनी मतदाता सूचियां थी उन मतदाता सूचियों का अच्छे से गहनता से उसका चेकिंग हुआ। 2002 के बाद अब 2025 में दोबारा चुनाव कमीशन ने इसको इंटेंसिव रिवीजन के लिए लिया है। बीच में जितने भी हम प्रोग्राम करते हैं वो हम एसएसआर के नाम से करते हैं, स्पेशल समरी रिवीजन। ये इंटेंसिव रिवीजन होगा। इंटेंसिव रिवीजन के बीच में 2002 की जो मतदाता सूची है वो मूल तौर पे आधार है। बहुत सारे लोगों के ध्यान में ये है कि पता नहीं क्या होगा, नाम कट जाएगा। मैं बहुत स्पष्टता से पहले चुनाव कमीशन ने भी अपनी ब्रीफिंग में और सीओ राजस्थान साहब ने भी अपनी ब्रीफिंग में क्लियर किया है कि बिना किसी को सुने उसका नाम नहीं करेगा। प्रक्रिया ये रहेगी कि हमें ईएफ फॉर्म, प्री प्रिंटेड ईएफ फॉर्म जो है वो चुनाव कमीशन से पहले की जो वोटर लिस्ट है उसके आधार पे मिले हैं। उसको हमने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करके उसे हम प्रिंट करा रहे हैं। प्रिंट करा के 2 कॉपी में एनरोलमेंट फॉर्म बीएलओ लेके व्यक्ति के घर जा रहे हैं। एक फॉर्म को साइन करा के अपने पास ले आएगा, दूसरे फॉर्म को साइन करा के उस व्यक्ति को एक्नॉलेजमेंट स्लिप के तौर पे उसको दे देगा। अब जो भी साइन शुदा फॉर्म है वो साइन शुदा फॉर्म ड्राफ्ट रोल का पार्ट बनेगा। एक फोटो जरूरी है। सभी भरतपुर वासियों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, फोटो अपना जरूर साथ में रखें। एक कलर फोटो लेटेस्ट, और फोटो के साथ साथ साइन जरूरी। फॉर्म 2 तरीके से भरा जा सकता है। बीएलओ साहब ऑफलाइन घर लेके जाएंगे, ऑफलाइन भरा जाएगा। ईसीआई की वेबसाइट के ऊपर जाके eci.gov.in के ऊपर जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। अगर आप भरतपुर के बाहर हैं, नहीं रह रहे हैं यहाँ पे, तो आप ऑनलाइन फॉर्म की सुविधा ले सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत हो तो दोबारा ईसीआई की साइट पर, गूगल पे सिंपल ईसीआई अगर टाइप करेंगे तो भी ईसीआई की साइट खुल जाती है। टॉक टू बीएलओ का एक ऑप्शन है। आप अपने बीएलओ से, वहां पे एक ऑप्शन है, आप अपने बीएलओ को ढूंढ सकते हैं, उसका नंबर ढूंढ सकते हैं और वहां से बीएलओ से बात कर सकते हैं। बीएलओ अगर फोन नहीं उठाता है तो बीएलओ के आईडी के ऊपर वो एंट्री पेंडिंग बताती है और वो पेंडिंग एंट्री में बीएलओ को दोबारा आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये एक बात होगी। दूसरी बात, जब बीएलओ आपके घर फॉर्म लेके गया, मान लीजिए आप एक बार नहीं मिले, बीएलओ दोबारा जाएगा, दोबारा नहीं मिले तो बीएलओ तीसरी बार जाएगा। 3 बार बीएलओ को जाना अनिवार्य है। पर प्रयास ये है क्योंकि लोगों के पास काफी काम रहेगा, मेरा निवेदन ये है कि जब भी बीएलओ आपको फोन करके आए, कृपया कोशिश करिए कि बीएलओ के साथ आप जितना भी सहयोग कर सकें, जितनी उसकी सपोर्ट कर सकें, आप उसको सपोर्ट करें। साइन कौन कर सकता है? पहले तो व्यक्ति स्वयं करेगा। अगर व्यक्ति स्वयं उपलब्ध नहीं है तो जो उनकी फैमिली में डायरेक्ट रिलेशन के बीच में माता, पिता, पत्नी में से कोई हस्ताक्षर करके दे सकता है। फॉर्म के बीच में 2002 की जो मतदाता सूची है उसके जो डिटेल है वो मांगे गए हैं कि 2002 की मतदाता सूची में अगर आप 1987 के बाद के जन्मे हैं तो आपके माता या पिता की डिटेल आ जाएगी। भगवान न करे आपके माता पिता नहीं थे या कोई कैजुअलिटी हो गई, कुछ हो गई, तो आपके नियरेस्ट रिलेटिव यानी आपके दादा या दादी जो है उनकी डिटेल आ जाएगी। और अगर आप खुद 2002 की मतदाता सूची में थे तो आपकी स्वयं की डिटेल आ जाएगी। 12 किस्म के डॉक्यूमेंट दिए हैं जो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए दिए हैं। आधार भी उसका पार्ट है जो आइडेंटिटी के लिए है,
ना कि नागरिकता के लिए। आधार आइडेंटिटी प्रूव करेगा, नागरिकता प्रूव नहीं करेगा। नागरिकता के लिए अगर आप 2002 की सूची में नहीं है तो नागरिकता के लिए जो बाकी अन्य दस्तावेज है उससे आपको प्रूव करनी होगी। आपने फॉर्म साइन करके फोटो लगा के बीएलओ को दे दिया तो वो ईआरओ को ड्राफ्ट सूची, ईआरओ यानी जो आपके उस एरिया का एसडीएम है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो आरओ होता है, उसमें ईआरओ साहब उसको डिसाइड करेंगे, वो ड्राफ्ट रोल का पार्ट बनेगा। ऐसे जितने फॉर्म जिसमें 2002 की वोटर लिस्ट की डिटेल है आपकी, आपके माता पिता की, और इसमें मैं क्लियर कर दूं, अगर कोई भरतपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का है और पूर्व में वो रहता था बयाना कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ईसीआई की साइट पे और सीओ राजस्थान की साइट के ऊपर पूरे समस्त भारत की 2002, 3, 4 की जो इंटेंसिव रिवीजन हुई थी उनकी मतदाता सूचियां उपलब्ध है। अगर आप यूपी के हैं, कहीं के भी हैं, तो बीएलओ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके पिताजी रहते थे या आप स्वयं रहते थे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम, भाग संख्या या गांव का नाम अगर डालेगा तो वहां से आपकी पुरानी, आप स्वयं भी निकाल सकते हैं ईसीआई की साइट से। आप पहले निकाल के रखेंगे तो बहुत इजी रहेगा सबके लिए। तो आप ये डिटेल निकाल के रखें। ये डिटेल अगर फॉर्म में आ गई और उसका दस्तावेज उसने वहां से वेरीफाई कर लिया और बीएलओ ने नीचे साइन कर दिया वेरीफाई करके, तो आपसे कोई भी दस्तावेज जो 12 किस्म के हैं वो नहीं मांगे जाएंगे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब अगर आप इस सूची में नहीं है तो आपसे नोटिस के आधार पे नोटिस जारी किया जाएगा, दस्तावेज मांगे जाएंगे। अगर आपने दस्तावेज उपलब्ध करा दिए और ईआरओ संतुष्ट है तो आप वोटर लिस्ट का पार्ट रहेंगे। अगर नहीं है तो ऐसी सूरत के बीच में नोटिस चस्पा होगा एसडीएम दफ्तर पे, वीडियो दफ्तर पे और नगर पालिका पे, जहां पे भी आपका एड्रेस है पंचायत, कि ये लोग हैं जिनके दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो इनके वोट काटने की संभावना बन सकती है। ये पूरी प्रक्रिया फॉलो करने के बाद ही ये, अगर किसी का कोई नाम कटता है तो वो प्रक्रिया फॉलो होगी, ऐसे कोई नाम नहीं कटे। मेरा सभी से निवेदन ये है कि बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, आप लोगों के सहयोग के बिना हम नहीं कर सकते, और लिस्ट ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन जो है वो ईआरओ अपने ऑफिस पे लगाएगा, उसको आप जरूर देखें। ईसीआई ने राजस्थान के लिए कैलेंडर जारी किया जो अखबार में भी आया था, और इसके अलावा भी आप ईसीआई की साइट के ऊपर इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। मेरी तरफ से मोटा मोटा ये ब्रीफिंग थी, और ये एक्सरसाइज जो है 4 तारीख से 4 से बीएलओ घर घर एन्यूमरेशन फॉर्म 1 महीने तक की ये प्रक्रिया रहेगी। उसके बाद की जो आगे की प्रक्रिया है वो सेट डेट्स के हिसाब से चलेगी। जो मतदाता सूचियों की ड्राफ्ट पब्लिकेशन है उसके लिए जो हमारे पास डेट है वो 9/12/25 है। 9/12/25 पे ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा। 9/12/25 से लेके 8 जनवरी 2026 तक, 9/12/25 से 8 जनवरी 2026 तक क्लेम्स और ऑब्जेक्शन मंगाए जाएंगे। क्लेम और ऑब्जेक्शन नोटिस बोर्ड के ऊपर चस्पा होंगे। 9/12 से 31/1/2026 तक नोटिस फेज और डिस्पोजल ऑफ क्लेम और ऑब्जेक्शन चलेगा, जिसमें ईआरओ डिसाइड करेगा क्लेम और ऑब्जेक्शन। और 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन होगा। ये जितने भी क्लेम एंड ऑब्जेक्शन होंगे उनको नोटिस बोर्ड के ऊपर चस्पा करना अनिवार्य है, और सीओ राजस्थान की वेबसाइट के ऊपर भी ये चस्पा होंगे। इसमें एक प्रावधान ईसीआई ने किया है, जो पॉलिटिकल पार्टी के बीएलएस हैं, बूथ लेवल एजेंट हैं, वो हर जगह के बीएलए 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर जो होते हैं और बीएलए 2 जो बूथ के ऊपर होते हैं, वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने
मेनली जो मेन हमारी नेशनल पार्टीज है उन्होंने हमें दे दिए हैं, उनके जो एजेंट्स हैं वो भी प्रत्येक व्यक्ति 50 फॉर्म साइन शुदा बीएलओ को दे सकता है, फिर वो बीएलओ को वेरीफाई करेगा। सो ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। मेरी तरफ से यही ब्रीफिंग थी। आपके कोई सवाल है तो मैं सर पॉलिटिकल पार्टी के जो लास्ट में आपने बताया कि वो दे रहे हैं हम लोग सपोर्ट के लिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी में कोई दिक्कत आएगी? पॉलिटिकल पार्टी जहाँ एक इलेक्शन कमीशन की प्रोसेस में शामिल होते हैं तो वो तो सवाल उठता है सर। देखिए, वो उन्हें एक सुविधा दी गई है, प्रत्येक फॉर्म को डिसाइड करने की पूरी जिम्मेदारी ईआरओ की रहेगी। एक आपके सवाल से एक प्रावधान मुझे मैं और बताता हूँ, इसमें अपील का प्रावधान है। अगर कोई भी व्यक्ति ईआरओ के डिसीजन से, रिजेक्शन से या एक्सेप्टेंस से, मान लीजिए आपने किसी ने अपना वोट गलत बना लिया, आपने उसकी अपील कर दी, तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जिला निर्वाचन अधिकारी है, जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, और सेकंड अपीलेट अथॉरिटी सीओ राजस्थान है। ऐसा कहीं पे भी कोई आएगा तो उसकी अपील हो सकती है। सेकंड, बीएलओ को हर फॉर्म के नीचे उसको वेरीफाई 2002 की लिस्ट के साथ करके अपने हस्ताक्षर करने हैं। बीएलए सिर्फ सपोर्ट में फॉर्म दे सकता है, बाकी वेरिफिकेशन बीएलओ को इंडिपेंडेंट करना है और ईआरओ को भी इंडिपेंडेंट करना है। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का कोई भी रोल नहीं है। तो बिहार में ऐसा ही हुआ था सर, हमने देखा था तो उसमें बीएलएस को जितना टारगेट दिया गया था, जिस टाइम के लिए दिया गया था, वो सफल नहीं हो पाए थे और सब कुछ उसमें अनियमितताएं पाई गई थी, जिसका खुलासा अभी मीडिया ने बड़े प्लेटफॉर्म पर किया था उस समय। तो वो भी बीएलएस का एक बड़ा टारगेट था जो सफल नहीं हो पाया था। सवाल देखिए, 1 महीने का समय है, एक बीएलओ के पास 1200 आदमी है। अगर मैं कोई भी एक टारगेट देता हूं बीएलओ को, तो वो टारगेट डे वाइज मॉनिटर होगा। सेकेंड पार्ट में आपको ये बता दूं कि हमने 75% के ऊपर मैपिंग ऑलरेडी करके रखी। जिला अभी 80% क्रॉस कर गया है। तो मेरे जिले के बीच में 40 के ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी लगभग 80% के ऊपर, और जो प्रोजेनी वाले हैं जो 87 के बाद के बॉर्न हैं उनकी 50% के आसपास, 40 to 50% के आसपास आज की डेट में मैपिंग हो गई। आने वाले 5-7 दिन के बीच में हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी मैक्सिमम मैपिंग हो जाए, ताकि किसी किस्म का कोई गैप ही नहीं बचे कि कोई प्रॉब्लम है। तो ये एक रहेगा। सेकंड, पीसीआई ने बिहार के एक्सपीरियंस के बाद बहुत सारे ऑनलाइन इम्प्रोवाइजेशंस किए हैं। डेली कितने, जैसे इस स्टेज के ऊपर कितनी वोटर लिस्ट डाउनलोड हो गई वो ऑनलाइन दिख रहा है हम लोगों को, हमारे रेडी। तो अगर कोई मान लीजिए डाउनलोड नहीं हुई तो मेरे को मॉनिटर कर रहा हूं। जैसे कल शाम को, कल मॉर्निंग में भी हमें फैसिलिटी मिली थी और कल रात तक मेरे सभी ईआरओस ने प्रत्येक डाउनलोड कर लिया है। और उसके बाद छोटा मोटा कोई गैप रह सकता है, बट उसके बाद वो प्रिंटिंग में भी चल रहा है। और उसको भी पर्टिकुलरली हमारी टीम, वहां पे भी ऑफिसर्स हैं, यहाँ पे भी ऑफिसर्स हैं जो डे टू डे मॉनिटर कर रहे हैं। इन फॉर्म्स को हम डेली बेसिस पे बीएलओ ने ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं, कितने वितरण किए और कितने वापस किए। तो ये मॉनिटरिंग बहुत इंटेंस रहेगी, इसके बीच में गैप आने की कोई संभावना नहीं है और ये टारगेट हम 100% अचीव करेंगे। सर, कुछ मतदाता ऐसे भी हैं जो खुद सूचना नहीं देते, उनके 1 से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज होते हैं, इनको कैसे फिल्टर करेंगे? क्या एआई की मदद लेंगे या ऑनलाइन कोई सिस्टम रखेंगे? देखिए, जो अभी तक इसके बीच में प्रोविजन है, हर फॉर्म के नीचे मतदाता को डिक्लेरेशन देनी है कि मेरा किसी भी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच में वोट नहीं है। और ये जो डिक्लेरेशन है, अगर ये डिक्लेरेशन गलत होती है तो ये दंडनीय अपराध है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बीच में ये दंडनीय अपराध है और अगर कोई भी हमारे पास ऐसी कोई जानकारी आती है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सर, वो मतदाता जो इस चीज को, तथ्य को छुपाते हैं, अगर छुपाता है तो ये क्राइम है, इट्स अ क्रिमिनल एक्ट, जैसा मैंने आपको बताया, और ये उसको डिक्लेरेशन खुद डिक्लेयर करना पड़ेगा। बाकी भविष्य में अगर इसी किसी चीज नई प्रोविजन के साथ आता है तो अकॉर्डिंगली हम जो नियम है उनकी पालना करेंगे। सर, नियम तो ये पहले भी था, एसआईआर तो चलो आज से हुई है, उससे पहले भी लोग शिकायत करते रहे, साहब इसका यहाँ भी नाम है, इसका वहाँ भी नाम है, उन कंप्लेंट पर मुश्किल हो गया। अगर देखिए, पहले होता था, यहाँ होता था, वहाँ होता था, एक जनरल बात हो गई।
स्पेसिफिक अगर आप मेरे पास लेके आएंगे और दोनों तथ्य प्रूव होंगे, आई एश्योर यू वी विल लॉन्च इन एफआईआर। सर कंप्लेंट के बाद तो इसका क्लियरिफिकेशन हो जाएगा, आप सोल्यूशन भी कर देंगे, लेकिन जो पहले से तथ्य छुपे हो उनको फिल्टर करने कोई ऑटोमेटिक सिस्टम है? देखिए अभी तक ऐसा प्रोविजन, बिकॉज इसके बीच में बहुत सारे लीगल रिपरकशंस हैं, ऐसा प्रोविजन आज की डेट में हमारे पास नहीं है। लेकिन जैसा, क्योंकि इस पे आयोग काम कर रहा है, जैसा ही आयोग इसके ऊपर कोई निर्णय लेता है अकॉर्डिंगली इसके बीच में पालना की जाएगी। सर राजस्थान में ये शुरू हो रहा है, भरतपुर में भी होगा, लेकिन सवाल ये है कि लोगों को एक अवेयरनेस के लिए लगातार, क्योंकि ऐसे काफ़ी दिन बाद हो रहा है, जो नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, जैसा आप बता रहे हैं कि 40 वाली, तो उनको एक जो गाँव का जो आम मतदाता है, जो किसान है, जो बहुत निम्न वर्ग का है, उसको इन चीज़ों की जानकारी देने के लिए एक ब्लॉक स्तर तक भी आप लोग जाएंगे, ग्राम स्तर तक भी जाएंगे, किस तरह की ईसी की जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तैयारियां, आपकी तैयारियां हैं कि लोगों को बता सकें। अब यहाँ तो जिला मुख्यालय में थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन जो आम मतदाता है उसको तक किस तरीके से? नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, इस बात के ऊपर मैंने नहीं अभी तक बताया। जो इसमें दो तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं। हर स्कूल लेवल के ऊपर एक इलेक्टोरल लिटरेसी, अगर कोई स्पेशली एबल्ड वोटर है, कोई बुजुर्ग वोटर है, कोई समस्या है या किसी को जानकारी का कोई अभाव है, तो वो वॉलेंटियर्स उनको पूरी जानकारी देंगे और चुनाव कमीशन की जो वेबसाइट है वो खोल के अगर कुछ समझाना हो या कोई प्रोविजन बताना हो, उस प्रोविजन के